गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 हमारा जो फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल में चला था भारतीय संविधान, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंदर किन किन मुख्य आयामों का अध्ययन किया गया है, उसके कुछ आदर्श, खास आदर्श जो नियमों के रूप में हैं वो क्या है। आइए पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक नया, भारतीय संविधान मुख्य लक्षण क्या है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान बनाने की मांग राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले की थी और राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो गया था। आप सभी जानते हैं अंग्रेज़ों की दास्ता करने के पश्चात हमारे भारत में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए बहुत सारे नियम थे और भारतीयों के सामने उन्हें मानना उनकी मजबूरी था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्र भारत का स्वरूप क्या होगा। क्या भारत को ब्रिटिश शासन के बनाए नियमों को ही मानना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वे नियम अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे, या वे स्वयं अपने नियम बनाएंगे। स्वतंत्र भारत एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए और उस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और समानता के साथ देखा जाए, ऐसा विश्वास लोगों का था। उन्हें ये भी तय करना था कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन किस प्रकार से किए जाएं, उनके कामकाज कैसे हों। ये करना कोई सहज कार्य नहीं था। 1946 के अंदर एक संविधान सभा का गठन किया गया। बहुत सारे लोगों ने, लगभग 300 लोगों ने इसमें योगदान दिया और 3 साल के अंदर जाकर कहीं ये संविधानों की बैठक होती रही और 1950 में देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा के जो ये सदस्य थे, इनके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है जिसमें कई समुदाय रहते हैं। न तो इस देश के अंदर रहने वालों की भाषा एक है, न धर्म एक है, न संस्कृति एक है। तो ऐसे में संविधान लिखना एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण कार्य था और उस समय तो और भी महत्वपूर्ण था जब भारत स्वतंत्र हो रहा था और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी चल रहा था। साथ ही देश के अंदर कई देशी रियासतें थी जिनका भविष्य भी क्या था ये भी हमें अच्छी तरह से पता नहीं था। जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी अंग्रेज़ों द्वारा शोषित होने की वजह से बहुत ही खराब थी। इस कारण सदस्यों के सामने, जो समिति के थे, उनके सामने ये सारे मुद्दे थे और एक ऐसा संविधान बनाना उनके लिए एक कठिन चुनौती था। लेकिन हमारे सभी संविधान के सभा के गठन के अंदर जो समिति बनी थी, उसके सदस्यों ने एक ऐतिहासिक दायित्व को पूरी बहादुरी से निभाते हुए देश को ऐसे कल्पनाशील दस्तावेज, जिसे हम संविधान कहते हैं, दिया, जो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान उसमें दिखाई दिया। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। हमारे भारतीय संविधानों के अंदर कुछ प्रमुख आयामों का उल्लेख किया गया है, उसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं आज सबसे पहले उसका लक्षण, जिसको हम कहते हैं संघवाद। ठीक है, संघवाद क्या होता है? संघवाद है जहाँ एक देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। हमारे भारत देश के अंदर भी राज्य स्तर पर सरकार है और केंद्र स्तर पर भी सरकार है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के रूप में पंचायती राज व्यवस्था भी तीसरे स्तर की सरकार के रूप में कार्य करती है। भारत में इतने सारे समुदाय हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ की शासन व्यवस्था के सामने यहाँ पर जो शासन व्यवस्था विकसित करनी थी, तो ये नहीं है कि दिल्ली में, राजधानी में बैठे हुए व्यक्ति ही पूरे देश के फैसले ले ले। इसीलिए भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी सरकार, एक ऐसी शासन व्यवस्था विकसित की जहाँ पर सभी फैसले लेने के अधिकार अलग अलग स्तर पर सरकारों को दिए गए। यानी सरकार की शासन व्यवस्था है वो 3 स्तर की शासन व्यवस्था बनाई गई, केंद्रीय, राज्य
और स्थानीय सरकार के रूप में। ठीक है, भारत के सभी राज्यों के कुछ मुद्दों पर फैसले लेने के लिए स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ भी दी गई हैं, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उनमें बताया गया है कि कौन से स्तर पर सरकार किन मुद्दों पर कानून बनाएगी। इसके साथ ही संविधान ये भी तय करती है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को कहाँ से प्राप्त करेगी। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि ही नहीं होंगे, उन्हें भी संविधान से अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम बोलें तो कि शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से चले, 3 स्तर पर हमारी शासन सरकार बनाई गई। इनमें से कुछ कानून केंद्र सरकार द्वारा और कुछ राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए। राज्य सरकारों को फैसला लेने के लिए स्वायत्त अधिकार मिले गए। इसके लिए संविधान में 7वीं अनुसूची में बांटा गया। पहला कौन सी सूची? संघ या केंद्र, दूसरा राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद बनाए गए हैं, उसके 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ उसके अंदर निर्धारित की गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो सरकार है उन्होंने मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, भारत में नागरिकों के कल्याण और सुचारू व्यवस्था और लोकतांत्रिक गणराज्य शासन, संसदीय शासन प्रणाली, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता आदि के लिए संविधान को बनाया। दूसरी विशेषता जो आती है वो है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत सरकार ने सभी स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव खुद करते हैं। सरकार के अंदर जितने भी हमारे स्तर दिखाए गए हैं, आप उन पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। इसका मतलब होता है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? शासन करते हैं। जनता की अपने शासन चलाने वाले प्रतिनिधियों को चुनने में सीधी भागीदारी होती है और ये सीधी भागीदारी करने के लिए भारत के संविधान में सभी वयस्क नागरिकों, यानी जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं, उन सभी को मत देने का अधिकार दिया गया है। वे अपने इस मताधिकार का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में मत डालकर कर सकते हैं। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता के वयस्क को मताधिकार का प्रयोग करने का लिए योग्य बना दिया था। यहाँ पर आपको एक साइड में पैराग्राफ भी दिया गया है जिसमें बताया गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को इसमें स्वीकृति दी गई। सदस्य थे A.K. अय्यर। उन्होंने कहा कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का घोतक और इस विश्वास पर आधारित था कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशल से जीवन स्तर, सुविधा, बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहित भी देगी। साथ ही में एक दृश्य दिखाया गया है जिसके अंदर बताया है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस वक्त किस तरह से कतारबद्ध खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मत था, विश्वास था संसदीय समिति का कि इससे केवल न लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, लिंग, वर्ग, वेद पे आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जाएगा, अर्थात एकता में अनेकता में एकता स्थापित की जा सके। सार्वभौमिक मताधिकार का क्या मतलब होता है? सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका का होना। प्रश्न बनता है ये सार्वभौमिक मताधिकार का क्या मतलब होता है? ठीक है, इसके अलावा व्यक्ति स्वयं भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ठीक है, लेकिन ये प्रतिनिधि जनता के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं, अर्थात कोई भी बात होती है तो उन्हें इसका जवाब भी देना पड़ता है। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधियों क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? आपको इसी
पुस्तक की दूसरी इकाई में पढ़ाया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो होता है शक्तियों का बंटवारा। कहते हैं कि शासन व्यवस्था जब चलानी होती है तो हर शासन के जो स्तर बनाए गए हैं उन पर उनके अधिकारों का भी विभाजन किया जाता है। संविधान के अनुसार राज्य में 3 अंग बनाए गए हैं। विधायिका जो कि कानून बनाती है, दूसरी होती है कार्यपालिका जो उन्हें बनाए गए कानूनों को लागू करती है, और तीसरी होती है न्यायपालिका जो कि क्या करती है, न्याय करती है, न्यायालयों के अंदर न्याय की व्यवस्था करती है। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होती है। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर क्या रखता है, अंकुश बनाए रखता है। इस तरह तीनों अंगों में सत्ता संतुलन क्या होता है, बना रहता है। यानी आपको मैंने बताया कि अगर कोई प्रश्न बनता है तो यह है कि संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो आपको लिखने होंगे। विधायिका जो कि कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कि उन बनाए गए कानूनों को लागू करती है, और तीसरा होता है न्यायपालिका जो न्याय करती है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि राज्य शब्द का इस्तेमाल इस पुस्तक में, इस लेसन में बार बार किया जा रहा है। इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं होता है। राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं, यानी सरकार और राज्य दोनों अलग अलग चीज़ें। सरकार से बहुत व्यापक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, उसे लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदलती रहती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर जैसे भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात हम कर सकते हैं। भारतीय राज्य की जो है एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो आज हमने इसकी 3 विशेषताओं के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम मौलिक अधिकारों के बारे में और धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे।